ये थाना हमारे अंडर नहीं आता है, आप यहाँ नहीं, आप उस थाने में चाहिए। ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसका सही तरीका क्या है, ये बताइए आप हमें। अगर आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसमें आप किसी भी थाने के अंदर जाके एफआईआर करवा सकते हो, और इसका नाम दिया गया 0 एफआईआर। हर एफआईआर का एक नंबर दिया जाता है, जैसे एफआईआर नंबर 24/2025, बट इसको नंबर नहीं दिया जाता। मैम, पुरुषों के लिए स्पेसिफिकली कोई कानून नहीं है। अगर पुरुषों के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो वो जनरल वे से जाते हैं, और अगर पुरुषों के साथ जो अपराध हुआ है वो किसी महिला ने किया है तो फिर सज़ा मिलना उस महिला को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ना सब कुछ उनके साथ हुआ, उनको सुसाइड करना पड़ा, उसके बाद भी हमारे देश में कोई कानून नहीं बना है अब तक। एनसीआरबी का डाटा है, देश में हर साल 1,18,000 लोग जो मेल्स होते हैं वो फांसी खा लेते हैं इन चीज़ों की वजह से, और ये जो नंबर है ये 2.5 गुना है महिलाओं के सुसाइड करने वाले नंबर के मुकाबले। जब फैमिली कोर्ट के बाहर आप पहुंचोगे तो वहाँ आप ये देखोगे कि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी रहती है, जो फीमेल्स होती हैं, पति भले मर जाए लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। मतलब उनका ये है, कोर्ट में अप्रोच करने के बाद डेली कुछ नुकसान हो पति का। कुछ स्कूल जो है सही तरीके से फीस बढ़ाते हैं और कुछ जो है मनमानी तरीके से फीस बढ़ाते हैं। इसके लिए क्या कोई कानून है कि पेरेंट्स जो हैं कुछ स्टेप उठा सकें? अगर किसी पेरेंट ने आवाज़ उठाई तो उनके ऊपर हमला करवा दिया, उनके साथ मारपीट करवा दिया, फिर उनके बच्चों को टारगेट करके उनके साथ गलत चीज़ें करी, तो आदमी फिर आवाज़ नहीं उठाता। स्कूल वाले फोर्स नहीं कर सकते बुक्स लेने के लिए, यूनिफॉर्म लेने के लिए, या फिर कुछ भी चीज़ स्कूल से लेने के लिए स्पेसिफिकली। पेरेंट्स जो हैं वो पे कर सकते हैं, अच्छी खासी उनकी इनकम है, लेकिन फिर भी ईडब्ल्यूएस से उनका एडमिशन होता है। स्कूलों ने अपने एनजीओज बना रखे हैं, उसके अंदर आप डोनेशन दो, ईडब्ल्यूएस वाली सीट, वो जो उनके दलाल होंगे वही आपके डॉक्यूमेंट बना देंगे कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, वो खुद से बना के और स्कूल में फाइल कर देंगे फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, और आपको वो सीट मिल जाएगी। कई नंबर मेरे बंद हो चुके हैं, कई नंबर शेयर कर दिए उन्होंने, जिनकी मैंने कंप्लेन की उनके पास ही। अब उनके रात में थ्रेट्स आते हैं मेरे पास कि तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें रास्ते से हटा देंगे, ऐसी सारी चीज़ें। जैसे वो कहते हैं ना कि खाली गोली धमाकों और हादसों से नहीं डरते हैं लोग, फेंके हुए बर्तनों की आवाज़ें भी बैठ जाती है कुछ बच्चों के जहन में। और हम में से कई उन्हीं बच्चों में से एक है, वो अपनी एक जिद के चक्कर में पूरे परिवार को ख़त्म कर देते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो मिड डे मील प्रोवाइड कर रहा है उनको, वो डेली कागज़ों में 28,000 27,000 लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहा है, जबकि आप ऑन ग्राउंड स्कूल में जाके देखो तो बच्चे ही 12,000 बैठे हुए हैं क्लासों के अंदर। तो जो बाकी खाना है वो कागज़ों में बन रहा है बस, और वो पैसे लोगों के जेबों में जा रहे हैं। विदस के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। विदस में आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं एडवोकेट आदित्य चौहान जी, जो कि एक अनुभवी एडवोकेट हैं, बल्कि एक जानकार और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। आज उनसे हम बात करेंगे कानून, न्यायपालिका और समाज के कई मुद्दों पर। तो चलिए मिलते हैं उनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है विदस में। नमस्कार आदित्य जी। सबसे पहले आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि क्या आपने बचपन में ही सोच रखा था कि आपको एडवोकेट बनना है? नहीं मैम, मैंने ये बनने का 11th और 12th में सोचा था, क्योंकि 10th तक तो मैं भी जैसे जनरली बच्चे होते हैं वैसा ही था, बट 10th पास करने के बाद मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। तो मैंने और भी जो भी फील्ड्स थी उनको भी एक्सप्लोर करने का ट्राई किया, बट फिर मुझे समझ आया, क्योंकि मेरा थोड़ा वैसा है कि मुझे कहीं पे जॉब नहीं करनी, और मुझे और भी कई मुद्दे थे जिनके ऊपर काम करना था। जैसे अगर मेरे यहाँ कोई सड़क ख़राब होती है, या फिर कोई गलत करता है, कोई पुलिस वाला किसी को मारता है, तो मैं उन चीज़ों पे ऐसे सोचता था कि मैं इसमें अपना योगदान कैसे दे सकता हूँ। तो मुझे लगा कि अगर जैसे मैं सीए में कॉमर्स से था, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं सीए बन जाता हूँ या फिर अकाउंटेंसी की लाइन में आगे जाऊँगा तो मैं इन चीज़ों पे काम नहीं कर पाऊँगा, और अगर मेरे साथ भी इनके ऐसा कुछ होता है तो मैं उस पर कोई खास एक्शन नहीं ले पाऊँगा। तो फिर मुझे, जब मैंने सब चीज़ें देखा, तो मुझे बाद में फिर ये वाली फील्ड समझ आई कि मैं इसमें अपने हिसाब से भी काम कर सकता हूँ, और मैं अपने काम के साथ इन चीज़ों पर भी बराबर ध्यान दे पाऊँगा। तो 10th के बाद आपने ये सोचा कि आपको लॉयर बनना है, तो ऐसा कुछ था उससे पहले कि जैसे होता है ना, बचपन में हमसे पूछा जाता है टीचर्स कि आपको क्या बनना है, तो कई बार हम जो है हर चीज़ में अपने आप को आगे रखते हैं, तो कई बार टीचर्स कहती है क्या है तुझे लॉयर बनना है क्या? कुछ ऐसा आपके साथ था? मेरे साथ ऐसा था क्या कि स्कूल में अगर कुछ बात होती थी तो मैं आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा करता था। अच्छा। तो जैसे कोई तर्क देना किसी चीज़ पे, बट मैंने उस टाइम अपने आप को उस चीज़ से कनेक्ट करके नहीं देखा था कि मैं एडवोकेट बन जाऊँगा। बट लोग कहते थे कि अच्छा वकील बन सकता है, ऐसे कब कुछ ही लोग, बट ज़्यादा नहीं। बट आगे जाके मुझे समझ भी आ गया कि खाली तर्क देने से एडवोकेट नहीं बन सकते, उसके लिए और चीज़ें भी होती हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें न्याय पाने में इतना समय क्यों लगता है? एक तो हमारा देश इतना बड़ा है,
अवध ओझा सर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट है कि जो हमारा देश है उसके अंदर 125 करोड़ लोग हैं और संसाधन केवल 50 करोड़ लोगों के हैं। तो अगर अपना हक चाहिए तो दूसरे का हक जरूर मारना पड़ेगा। तो एक वो वाली बात है कि इतने ज़्यादा केसेस होते हैं और उसके अलावा फिर हर चीज़ पे ही आदमी सोचता है, जैसे अगर आप कोई डाइवोर्स का मैटर फाइल कर रहे हो तो उसके साथ में 4-5 केसेस उसके साथ आएंगे ही आएंगे ज़रूर। तो एक केस को ही 4-5 तरीके से फाइल कर दिया जाता है। अगर केरला में या फिर तेलंगाना में कोई बयान देता है, कुछ हेट स्पीच देता है, उसके बाद उसके अंदर दिल्ली में, बिहार में, मुंबई में 5-7 FIR लॉन्च हो जाती हैं। नूपुर शर्मा ने कोई बयान दिया, उसके ऊपर 8 FIR लॉन्च हो जाती हैं। तो एक तो इतना ज़्यादा बर्डन आ जाता है न्यायपालिका के ऊपर कि उसको फिर ढोते ढोते बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है न्यायपालिका का। तो जो असली मैटर है उनके ऊपर ध्यान कम जाता है, क्योंकि बीच में ऐसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से नंबर्स बढ़ जाते हैं केसेस के। और ये FIR की आपने बात की, तो हाँ जी। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है जब किसी भी चीज़ को लेकर FIR दर्ज करवाने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि ये थाना हमारे अंडर नहीं आता है, आप यहाँ नहीं, आप उस थाने में चाहिए। ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसका सही तरीका क्या है, ये बताइए आप हमें। मैम, अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी है ही नहीं। 2012 में जब निर्भया गैंगरेप केस हुआ था, उस टाइम चलती बस में वो हुआ, तो उसमें 2-3 थाने कंसर्न आ गए कि इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो उन्होंने पहले तो मना किया कि हमारे में नहीं लगेगा, उसमें लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई। तो उस टाइम एक कमेटी बनी थी जिसने इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दिया और उस टाइम इंट्रोड्यूस किया गया 0 FIR के कॉन्सेप्ट को। मतलब कि अगर आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसमें आप किसी भी थाने के अंदर जाके FIR करवा सकते हो, और इसका नाम दिया गया 0 FIR। हर FIR का एक नंबर दिया जाता है, जैसे FIR नंबर 24/2025, बट इसको नंबर नहीं दिया जाता। इसका जो सीक्वेंस होता है वो 0 होता है। उसके बाद जैसे अब बाद में पता चला है कि FIR जो है ये सूरजमल विहार थाने का है और ये लॉन्च किया हमने कोहाट इनक्लेव में। तो कोहाट इनक्लेव से इसकी कॉपी फिर सूरजमल विहार जाएगी, वहाँ पे जाके आगे की प्रोसीडिंग चालू होंगी। तो आप कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की रिपोर्ट कहीं भी किसी भी थाने में कर सकते हो। जब ये BNS आया उससे पहले ये कोडिफाई नहीं था, तो लोग बहुत ज़्यादा, पुलिस वाले हरास करते थे लोगों को कि आप उस थाने में जाओ, हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, हमारे अंडर नहीं आता वो एरिया। बट अब ये कोडिफाई हो गया तो आप कहीं भी किसी भी थाने में जाके कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट कर सकते हो। आदित्य जी, पुरुषों के लिए हमारे समाज में, हमारी न्यायपालिका में क्या कानून है, पहले तो उनके बारे में आप हमें बताइए। मैम, पुरुषों के लिए स्पेसिफिकली कोई कानून नहीं है। अगर पुरुषों के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो जनरल वे से जाते हैं, और अगर पुरुषों के साथ जो अपराध हुआ है वो किसी महिला ने किया है तो फिर सज़ा मिलना उस महिला को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रोहतक में 2014 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 2 लड़कियां थी जिन्होंने चलती बस में 3 लड़कों की पिटाई कर दी बेल्ट से। और अच्छा। उसके बाद उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर दिया कि ये हमें छेड़ रहे थे, और ये बहुत ही बड़ा इशू बन गया उस टाइम पे। और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि हम तो आपको सम्मानित करेंगे, आप रानी लक्ष्मीबाई के अवतार हो, आप नारी शक्ति है आज की, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। बाद में उन लड़कों को पहले अरेस्ट किया गया, फिर वो जेल में गए। बाद में जो उस बस के को पैसेंजर्स थी, 6 महिलाएं, वो सामने आई। उन्होंने कहा भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी, वो 3 लड़के बस में बैठे हुए थे, ये 2 लड़कियां बस में चढ़ी, इन्होंने उन्हें कहा चलो भाई उठो, हमें बैठना है यहाँ पे। तो इस बात को लेके वो विवाद आगे बढ़ा। बाद में उन्होंने ऐसा बना दिया वीडियो के अंदर कि हमें छेड़ रहे थे। तो उसके बाद लड़कों को क्लीन चिट मिल गया, बट क्लीन चिट मिलने के बाद भी उन्होंने जेल में जो सज़ा काट ली वो सज़ा वापस तो आ नहीं सकती, और लड़कियों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अब अगर कोई लड़की जो है सड़क पर किसी लड़के को थप्पड़ मारती है, हाँ जी। तो इसके लिए तो कानून है, लेकिन अगर कोई लड़का मार देता है क्योंकि लड़की बदतमीजी करती हाँ है, जी। तो इसमें तब भी लड़के को ही सजा मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि डर ये रहता है ना कि कंप्लेंट तो दोनों साइड से हो सकती हैं। अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को चांटा मारा तो लड़की अगर खुद से कंप्लेंट करेगी तो लड़का उसके ऊपर उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करेगा, क्योंकि लड़के को पता है कि होना कुछ है ही नहीं, जो लड़की ने कंप्लेंट कर दिया तो मैं समझौता कर लूँ वही ज़्यादा बेस्ट है। बट अगर लड़के ने किसी लड़की को चांटा मार दिया और लड़की कंप्लेंट भी करती है, तब भी लड़का ही फंसेगा दोनों केसेस में, क्योंकि उसको पता है कि जो, जैसे रोड पे ऐसा देखते हैं ना कि अगर एक्सीडेंट होता है तो गलती बड़े वाहन वाले की मानी जाती है, तो वैसे अगर आपके कहीं भी किसी से लड़ाई हो रही है और अगर वो सामने वाली फीमेल है तो गलती आपकी ही मानी जाएगी। लेकिन अभी ये इतना एक केस हुआ अतुल सुभाष जी का, इतना सब कुछ उनके साथ हुआ, उनको सुसाइड करना पड़ा, उसके बाद भी हमारे देश में कोई कानून नहीं बना है अब तक। उसके बाद ऐसा होता है कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, हाई कोर्ट्स को अप्रोच किया कि सर आप इसके ऊपर कुछ कानून बनाओ या फिर डायरेक्ट करो सेंटर को। बट वो ये कहते थे कि कानून बनाना हमारा काम नहीं है, अगर उसके अंदर कुछ दिक्कत है तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसके लिए सेंटर ही अपने स्टेप्स लेगी। तो हर बार वो ये कह के मना कर देते हैं। NCRB का डाटा है कि देश में हर साल 1,18,000 लोग जो मेल्स होते हैं वो फांसी खा लेते हैं इन चीज़ों की वजह से, और ये जो नंबर है ये 2.5 गुना है महिलाओं के सुसाइड करने वाले नंबर के मुकाबले। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है आज के टाइम पर। एक लड़की जो है अपने हस्बैंड के और उसके फैमिली के ऊपर जो है एक केस करती है कि ये लोग मुझे परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो उस स्थिति में भी
एक जो हमारा कानून है वो लड़की के हक में रहेगा, जबकि यहाँ लड़की गलत है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब कोर्ट में आप जाओगे, जब फैमिली कोर्ट के बाहर आप पहुँचोगे तो वहाँ आप ये देखोगे कि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी रहती है, जो फीमेल्स होती हैं, कि पति भले मर जाए लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। मतलब उनका ये है, कोर्ट में अप्रोच करने के बाद डेली कुछ नुकसान हो पति का। आज अगर वो कोर्ट में गई हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि आज इसको कुछ जज डांट दे या फिर इसको कुछ गलत बोल दे, इसको आज जेल भेज दे एक दिन के लिए। तो उनका ये रहता है कि मुझे रिवेंज चाहिए आज। उनका मेन मोटिव ये नहीं रहता कि हमें जस्टिस मिले, उनका ये रहता है कि हमें इसका नुकसान करना है कुल मिला के। तो जब इस मोटिव से आप कोर्ट को अप्रोच करोगे तो सामने वाले को नुकसान होना ही तय है ये तो। चलिए, मुझे ये तो पता चल गया कि हमारी न्यायपालिका में पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बना है अभी तक। अब ये बताइए, महिलाओं के लिए क्या कानून है, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। महिलाओं के लिए ये कानून है कि अगर आप महिला को गलत बोल देते हो, अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को गाली दे दी तो उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक सेक्शन इन्वोक हो जाएगा। बट अगर लड़की लड़के को गाली देती है और आप कोर्ट जाओगे या थाने जाओगे कंप्लेंट लिखवाने के लिए, वो कहेंगे अरे तुझे क्या हो गया, गाली दे दी तो दे दी, इतनी गाली तो घर में भी सुनता होगा। तो पुलिस वाले ऐसे भेज देते हैं। और अगर लड़की चली जाए थाने में तो तुरंत एफआईआर हो जाएगी, तुरंत अरेस्ट हो जाएगा वो पर्सन। अभी आपने नोएडा में देखा था, वो लोग मीडिया ने बना दिया गालीबाज त्यागी, वो जिन्होंने नोएडा सोसाइटी में ऐसा हुआ था, तुरंत एफआईआर हो गई, तुरंत उनको अरेस्ट किया, फिर बेल भी बहुत मुश्किल से मिली। और अगर वही सेम चीज़ कोई लड़की कर देती है तो नो अरेस्टिंग, कुछ भी नहीं होता। आप खुद एक लॉयर हैं, आपको नहीं लगता है कि मतलब आप खुद मेल हैं, आपको नहीं लगता है कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है, सारे के सारे कानून जो है, सारे के सारे अधिकार जो है वो औरतों को दिए गए हैं? वो मैम दिक्कत ये हो जाती है कि अगर इसके बारे में कोई आता है बोलने के लिए, तो मैं भी जैसे कई वीडियोस डालता हूँ तो लोग इसके नीचे इतने भद्दे कमेंट्स करते हैं, लड़कियाँ भी और कई लड़के भी, कि उनके साथ इतना बुरा हुआ है लड़कियों के साथ, तुम लोगों ने उनको कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया, उन लोगों को इतना प्रताड़ित किया है, तो अब जब वो बाहर आ रही हैं तुम लोग उनको ऐसा कर रहे हो। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपको अगर किसी ने परेशान किया तो आप किसी और को उस चक्कर में परेशान करो। अब कई लोग ऐसे कमेंट करती हैं लड़कियाँ कि जब हमने सहना बंद किया तो फिर लोग हमें ब्लेम करने लगे कि हम घर ख़राब कर रही हैं। तो ये चीज़ तो गलत है। अब आपके साथ जिसने बुरा किया आप उसको सजा दो ना। अब जिसने आपके साथ कुछ किया है नहीं, आप उसकी सज़ा किसी और को दे रही हो, तो वो चीज़ गलत है। आपके पास कोई आता है अपना केस लेकर, तो आप समझ जाते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? कैसे आप उसको जज करते हैं? आप एफआईआर पढ़ोगे, अगर एफआईआर को ही 2-3 बार पढ़ लोगे आप समझ जाओगे उसमें कितना झूठ है। अभी मेरे पास एक केस आया, वो मैटर पॉक्सो का था, बट जो लड़की थी वो 18+ थी, क्योंकि उन्होंने 3-4 साल बाद का पहले का इंसिडेंट रिपोर्ट किया। उसमें क्या हुआ, मेरे नेबर थे उनके, वो रिलेशनशिप में थे किसी लड़की के साथ। बाद में लड़की के पेरेंट्स को पता चल गया कि ऐसी ऐसी बात है। पहले तो उन्होंने उस लड़के को बहुत ब्रूटली मारा, उसका खून वो निकाल दिया। तो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि क्या हुआ, तो मैंने उनको कहा कि आप 112 पे कॉल करके इंसिडेंट को रिपोर्ट करो पुलिस को, बट उन्होंने नहीं किया। बाद में पता चला उनके ऊपर एफआईआर हो गई और वो सीधे वहाँ से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए, क्योंकि उनके ऊपर पॉक्सो का उन्होंने केस दर्ज करवा दिया। उन्होंने अपनी लड़की से ये कहवा दिया कि 4 साल पहले मैं अपने घर में थी और मेरे पेरेंट्स बाहर गए हुए थे, तो ये मेरे घर में चुपके से आया और आके इसने मेरे साथ गलत किया। और जबकि उन्होंने जो उनके भाई थे एक्यूज़ के, उन्होंने मुझे वीडियोस वगैरह दिखाई, उसमें लड़की की रील है अपने अकाउंट पर कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, मेरी लाइफ में आने के लिए शुक्रिया, ये वो। तो जो लड़की ऐसा कह रही है कि तुम मेरी लाइफ में आए ऐसे, और तुम लड़की के बयान लिखवा रहे हो एफआईआर में कि ये मेरे साथ, इसने मेरी गलत वीडियो बना ली थी, उसके बिहाफ पे मुझे ये डरा धमका के मेरे साथ गलत किया करता था, इसलिए मैं 4 साल बाद रिपोर्ट कर रही हूँ। तो कितना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन होता है चीज़ों में। तो बट दिक्कत ये होती है कि इसके बेस पर आप क्या कर सकते हो, एक्विटल तो आपका हो जाएगा, बट जो 5-6 महीने का आप जेल में टाइम काट लोगे, आपकी जो रेपुटेशन ख़राब हुई समाज में, वो चीज़ तो वापस नहीं मिलेगी ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है इन चीज़ों का। आजकल हम ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो है बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए? क्योंकि कई बार बच्चे भी हैं या फिर बड़े भी हैं, या इवन यहाँ तक कि 60, अभी रिसेंटली एक केस आया था कि एक डॉक्टर ही थे, उनके साथ ऐसा हो गया कि कोई उनको कॉल आई और उन्होंने जस्ट वो उठाया और उनकी एक गलत वीडियो बन गई और वो उनको जो है बार बार परेशान करने लगे। तो इस तरह के केसेस को कैसे हैंडल किया जा सकता है? सबसे बड़ा इनके पास क्या हथियार क्या होता है कि ये डर के सहारे आदमी से पैसे लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, मान लो आप किसी को वीडियो कॉल किया उन्होंने, तो वो समाज में जो उनकी रेपुटेशन है उसके बेस पर खेलते हैं कि हम आपकी वीडियो आपके रिलेटिव्स को भेज देंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स को भेज देंगे, आपके फ्रेंड्स को भेज देंगे, ताकि आपकी बेइज्जती होगी। तो आदमी डर के मारे उस डर से पैसे दे देता है उन्हें। उस टाइम आदमी ये नहीं सोचता कि ये गलत कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं, उन्हें ये पता है कि चाहे फेक ही वीडियो मेरी वायरल हो जाए, मेरी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो आदमी इस चक्कर में फिर उनके चंगुल में फंस जाता है। तो कुछ है ऐसा कि कोई ऐसा कानून है या कोई ऐसा नंबर है जिसे हम डायल कर सकें अगर उस समय हमारे साथ ऐसा होता है? तो जो साइबर क्राइम पोर्टल है, आप उस पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हो उस पूरे इंसिडेंट को। और आजकल तो ये भी चल रहा है कि अगर आपकी कोई वीडियो वायरल होगी तो आप कह दो कि ये वो है, डीप फेक है, तो इतना डरने की तो ज़रूरत नहीं है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। साइबर सेल बहुत जल्दी बहुत अच्छे से इन चीज़ों पर काम करता है और जो आरोपी होते हैं उनको बहुत जल्दी पकड़ लेता है।
क्योंकि जो वीडियो कॉल होती है उसमें आईपी एड्रेस वगैरह वो तुरंत ट्रैक करके और आरोपियों को पकड़ लेते हैं। तो डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसी चीज़ों में। आदमी बस डर के मारे कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, आदमी रिपोर्ट नहीं कर पाता इन चीज़ों को। अब बात करते हैं एजुकेशन की, अब शिक्षा पर आते हैं। मैं उसके भी थोड़े कानून के बारे में जान लूँ। हाँ जी। कुछ स्कूल जो है सही तरीके से फीस बढ़ाते हैं और कुछ जो है मनमानी तरीके से फीस बढ़ाते हैं। इसके लिए क्या कोई कानून है कि पेरेंट्स जो हैं कुछ स्टेप उठा सकें? इसके लिए क्या होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम जो अपनी गाइडलाइंस जारी करता रहता है। बट दिक्कत क्या होती है, जो एजुकेशन पूरा ये हब है जो इसको जो लोग रेगुलेट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आजकल मतलब बिल्कुल गंदी राजनीति और गंदी चीज़ें स्टेप कर लेने लग गए हैं। अगर किसी पेरेंट ने आवाज़ उठाई तो उनके ऊपर हमला करवा दिया, उनके साथ मारपीट करवा दिया, फिर उनके बच्चों को टारगेट कर उनके साथ गलत चीज़ें करी तो आदमी फिर आवाज़ नहीं उठाता। तो बेसिकली ये दिक्कत हो जाती है। और आजकल हर जगह आप अगर कंप्लेंट भी दोगे तो जो जिसके पास कंप्लेंट पहुंच रही है वो सबसे पहले, अगर कोई बड़ा स्कूल है तो बड़े नाम देखकर वो कंप्लेंट लेने को भी राज़ी नहीं होते कि नहीं भाई, वो होल्ड कर लेते हैं। कई बड़े इंसिडेंट्स भी हुए हैं तो उनमें एफआईआर ही 2-2 3-3 दिन बाद लॉन्च होती है, जब तक कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आता या फिर लोगों का प्रेशर नहीं आता, क्योंकि वो उन्हें पता होता है कि बड़ा नाम है, ये कुछ ना कुछ पैसे हमें दे ही देंगे लॉन्च ना करने के लिए एफआईआर। तो ये चीज़ें मायने तो रखती हैं इन चीज़ों में भी। कई स्कूल वाले प्रेशर डालते हैं, वही बुक्स जो हैं बाहर से लेते हैं, पेरेंट्स को कम रेट पर मिलती हैं, और वही स्कूल से लेते हैं तो ट्रिपल रेट हो जाता है उनका। तो ज़रूरी होता है कि हमको वो स्कूल से ही लेनी है, क्योंकि एक पेरेंट्स के ऊपर ये प्रेशर डाला जाता है आपको ये स्कूल से ही खरीदनी है, नहीं तो आपका बच्चा जो है वो क्लास में नहीं बैठेगा। ये बिल्कुल इलीगल है। आप स्कूल वाले फोर्स नहीं कर सकते बुक्स लेने के लिए, यूनिफॉर्म लेने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ स्कूल से लेने के लिए स्पेसिफिकली। जबकि इसके ऊपर मैं शायद 2016 में या 2018 में गाइडलाइन आई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें उन्होंने कहा था स्कूल वाले फोर्स नहीं कर सकते, पेरेंट्स की जहाँ से इच्छा होगी वो वहाँ से सामान खरीदें। आप 10 रुपये की चीज़ 40 की बेच रहे हो ये बता के कि मेरे स्कूल से ही लो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसके ऊपर क्या होता है, हम रिपोर्ट नहीं करते, बस हमारी जो दिक्कत होती है ये होती है। ऐसी चीज़ों पे मुझे जो सबसे बढ़िया लगता है कि आप क्या कर सकते हो, खुद रिपोर्ट ना करके किसी अननोन पर्सन से रिपोर्ट करवा दो उन चीज़ों को कि भाई इस स्कूल में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। और कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनके ऊपर एक्शन भी हुए हैं ऐसे। अभी मैंने एक केस देखा था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि स्कूल है अगर कोई तो उसके अंदर इस रेशियो में ग्राउंड्स होने चाहिए, इतने स्टूडेंट है तो इतना बड़ा ग्राउंड होना चाहिए। और कई स्कूल इन चीज़ों को जो मानक हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर कई लोगों ने पिटीशन लगाया और उन स्कूलों के रिकॉग्नाइजेशन भी कैंसिल की गई इन चीज़ों के ऊपर। तो अगर हम स्टेप ले तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बट हम थोड़ा डरते हैं कि कहीं हमारे बच्चे को परेशान ना किया जाए हमारी वजह से। आपने ये बात बिल्कुल सही कही। हम इस बात से डरते हैं कि वो बच्चे को पूरा साल उस क्लास में पढ़ना है और 12th तक उस स्कूल में पढ़ना है, तो ये एक डर जो है हर पेरेंट्स में लगा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ से परेशान हैं। अब मैं स्कूल की ही बात करूंगी, यहाँ बात करती हूँ EWS की। हम देखते हैं कि कई स्कूल्स में बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे EWS के भरे हुए होते हैं, जबकि वो पेरेंट्स जो हैं वो पे कर सकते हैं, अच्छी खासी उनकी इनकम है, लेकिन फिर भी EWS से उनका एडमिशन होता है। आप एक बच्चे की सीट खा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस पे जो जनरल प्रैक्टिस चल रही है वो ये चल रही है कि स्कूलों ने अपने NGOs बना रखे हैं, उसके अंदर आप डोनेशन दो, EWS वाली सीट, वो जो उनके दलाल होंगे वही आपके डॉक्यूमेंट बना देंगे कि आपका EWS सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट वो खुद से बना के और स्कूल में फाइल कर देंगे फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, और आपको वो सीट मिल जाएगी। जबकि आप जैसे अगर EWS की कैटेगरी है, मैं मतलब एज्यूम कर रहा हूँ कि 8 लाख का स्लॉट है कि 8 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको इस स्कूल में EWS कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा। बट आपकी इनकम 8 करोड़ है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट ही ऐसे बना देंगे कि आपकी सैलरी इतनी ही दिखाई देगी और आपको वो सीट मिल जाएगी। बदले में आपको 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख डोनेट करना पड़ेगा उस स्कूल के NGO में। तो आजकल ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इस प्रैक्टिस को रोकने का कोई वो नहीं है? अगर कोई पेरेंट्स जो है कोई कंप्लेंट करते हैं, जो देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है हमारे बच्चे के स्कूल में, तो कुछ ऐसी कोई नंबर है या कोई साइट है जहाँ पर जाके कंप्लेंट हो सकती है? एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप कर सकते हो, या फिर अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सिटीजन ग्राइवेंस पोर्टल है, PGMS जिसे कहते हैं। PGMS पे जाके आप एनोनिमसली कंप्लेन कर सकते हो। बट दिक्कत ये हो जाती है कि अगर आप अपना नाम उसमें लाते हो, जो ये फ़ायदा लोग उठा लेते हैं, फ़ायदा इस चीज़ का उठा लेते हैं, आपके स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड करनी है वो उस टाइम पे अपोजिट पार्टी को भी बुला देंगे। मान लो उन्होंने आपको फ़ोन किया पुलिस वालों ने कि आप अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आ जाओ, आप वहाँ जाओगे, साथ में वो उनको भी इन्फॉर्म कर देंगे स्कूल वालों को कि भाई वो आ जा रहे हैं। अब आप भी वहाँ पहुँच जाओगे, आपके साथ या तो मारपीट कर देंगे, या फिर अगर जिस बच्चे की स्पेसिफिकली आपने कंप्लेंट किया उनके परिवार वाले आपके पैरों में पड़ जाएंगे क्योंकि आप हमारे बच्चों की सीट क्यों छिनवा रहे हो। तो या तो आप मोह माया में छोड़ दोगे उस कंप्लेंट को, या फिर डर के मारे छोड़ दोगे। तो ऐसा ही कर देते हैं। मैंने भी बहुत सारी कंप्लेंट कर रखे हैं अलग अलग चीज़ों की, तो कई नंबर मेरे बंद हो चुके हैं, कई नंबर शेयर कर दिए उन्होंने जिनकी मैंने कंप्लेन की उनके पास ही। अब उनके रात रात में थ्रेट्स आते हैं मेरे पास कि तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें
रास्ते से हटा देंगे, ऐसी सारी चीज़ें। तो पुलिस वाले ही करते हैं, या फिर जो उन चीज़ों को देख रहे हैं, उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, वही आपके नंबर आगे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सबके शेयर होते हैं। जो डोनेशन जा रही है स्कूल में, उनका पैसा उन लोगों के पास भी जा रहा है जो उनकी कंप्लेंट पर एक्शन लेते हैं। अभी आपकी उम्र जो है बहुत छोटी है, सिर्फ 25 साल के हैं आप। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, मैंने देखा है कि आप बिंदास होकर रोड पर जाते हो और जो कुछ गलत कर रहे होते हैं उनको आप समझाते हो, उनको बोलते हो कि ये करना गलत है। तो आपको डर नहीं लगता है? डर की तो बात जैसी है कि अगर कोई चीज़ करनी है तो फिर करनी है, डर तो मान लो उसके लिए सेकंड फैक्टर है। बट जैसे हमारे राजपूतों में ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष लो कुकुर जीवे, 13 लो जिये सिवार, वर्ष 18 छत्री जीवे, बाकी जीवन है धिक्कार। तो 18 प्लस तो मैं हो चुका हूँ, तो आगे की जीवन तो धिक्कार है ही। तो इन चीज़ों से डरने से अच्छा ये है कि इन चीज़ों के ऊपर किसी को तो आगे आगे एक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या होता है, जनरली जब मैं कंप्लेंट करता हूँ तो उसके ऊपर कंप्लेंट पे जब किसी का नुकसान हो रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो उसका नुकसान ऑब्वियसली होगा ही। तो फिर धमकी दे के सोचते हैं कि हम केस को दबा दें या फिर आगे कुछ कर दें। तो उसके ऊपर कई बार ध्यान तो मेरा भी जाता है, बट मैं फिर भी करता हूँ। अगर कोई लड़की एक लड़के के परिवार के ऊपर डोरी का एलिगेशन लगाती है, तो ऐसी स्थिति में वो लड़का और उसका परिवार क्या करे? अभी 2014 में एक केस आया था, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी ने डाउरी के लिए कोई एलिगेशन लगाया या फिर केस रजिस्टर होता है, तो कंपलसरी नहीं है कि उनकी फैमिली वालों का जिसके ऊपर वो एलिगेशन लगा उसको अरेस्ट किया जाए। पहले उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी जाएगी, अगर वो चीज़ सही पाई जाती है उसके बाद ही अरेस्ट होगा। वरना पहले क्या होता था, एनसीआरबी का भी डाटा है कि एक साल में मान लो 1,63,000 केस रजिस्टर हुए डाउरी के और लोग अरेस्ट हो गए 6 लाख। तो जो 70 प्लस भी हैं, 80 प्लस भी हैं, अगर लड़की ने आरोप लगा दिया कि मेरे सास ससुर भी मुझे मारा पीटा करते थे, अगर वो भले ही 80 साल के हों, उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था। स्टार्टिंग में जो ये 498 है, इसको इस ऑब्जेक्टिव के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर लड़की के साथ कोई लड़की को कोई हरास करता है या फिर उसको परेशान करता है ये कहते हुए कि तुम डाउरी नहीं लाई, तुम दहेज नहीं लाई, ऐसे खाली हाथ आ गई, तो उसके ऊपर जो भी लोग उनको हरास कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। बट अब क्या होता है, अगर आप डाइवोर्स का केस फाइल करते हो या फिर आपके अगेंस्ट डाइवोर्स का केस फाइल होता है, तो वो कॉन्सेप्ट है ना, बाय वन गेट वन फ्री। तो अगर आप डाइवोर्स फाइल कर रहे हो तो डाउरी का आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा, चाहे आपने डाउरी मांगी हो या नहीं मांगी हो। तो ये चीज़ है कि 498 को एज अ वेपन आजकल लोग यूज़ करते हैं सामने वाली पार्टी को हरास करने के लिए। और एक लड़की जब डिवोर्स जो है वो लेती है, हम देखते हैं कि डिवोर्स के केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं, तो चाहे वो लड़के की इनकम उतनी हो या ना हो, वो डिमांड इतनी हो जाती है कि बेचारे लड़के के लिए वो टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब एक लड़की अच्छा खासा अर्न कर रही है जबकि वो लड़का इतना अच्छा खासा अर्न नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तब भी क्या सब कुछ लड़की के फेवर में होगा? वो होता है ऐसा है कि आप अगर कोर्ट में 100 रुपये बताओगे तो आपको 20 मिलेंगे। जैसे वो कहते हैं ना कि आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल, आई कैन परचेज एवरीथिंग फॉर मी, आई एम कैपेबल ऑफ दैट। तो कभी भी एक लड़की ये चीज़ कोर्ट में नहीं कहती कि मैं कैपेबल हूँ अपने खर्चे खुद संभालने के लिए। वो वहाँ पे तो ये कहती है कि मैं एक अबला नारी हूँ, मैं कमा नहीं रही, मुझे अपना घर देखना है, अपने बच्चे देखने हैं, ये आदमी कमा रहा है तो ये मुझे मेंटेनेंस दे या फिर ये मुझे एलिमनी दे। तो कोर्ट में ये होता है कि अगर आप सामने वाले की सैलरी 1 लाख बताओगे तब आपको 15,000 रुपये मेंटेनेंस मिलेगी। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, 1 लाख की जगह 6 लाख बताते हैं कि इनके तो यहाँ से किराया भी आता है, इनके साथ ये भी चीज़ें होती हैं। तो वो बता के फिर कोर्ट डिसाइड करती है, तो फिर वो एक मिनिमम अमाउंट बनता है। तो इसीलिए लोग 1 को 6 बताते हैं कोर्ट के अंदर। वो सारी चीज़ें दिखा के कि ये लड़का जो है इतना कमाता है तो मुझे इससे हर महीने इतने चाहिए ही हाँ हैं। जी, अब आप कोर्ट में ऐसा देखोगे कि मुझे एलवी का बैग चाहिए, मेरे बच्चे को इस स्कूल में पढ़ना है, ट्यूशन यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा खर्चा। तो कई कोर्ट्स के भी इस पे रूलिंग आती है कि कोर्ट कहती है भाई आपको इतना एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, बेसिक जो आपकी नीड है उसके लिए हम मेंटेनेंस बांध देंगे। अगर आप चाहती हो कि आप हर महीने घूमने जाओ तो उसके पैसे हम नहीं देंगे। आप जो मेंटेनेंस के केस देखोगे उसके अंदर इतना ज़्यादा वो हर चीज़ के स्पेसिफिक खर्चा होता है कि मैं महीने में 1 बार मेकअप के लिए जाऊँगी तो उसके लिए इतना खर्चा, मैं महीने में 1 बार स्पा जाऊँगी तो उसका इतना खर्चा। तो ये सारी चीज़ें भी मेंटेनेंस के अंदर डाली जाती हैं। बेसिक ये होना चाहिए कि जो आपके एसेंशियल्स हैं उनको आप उसमें ऐड करो, उसके बाद मांगो। बट वो जनरली क्या करते हैं, कोर्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लड़का जितना कमा रहा है और लड़की की जो लाइफ शादी से पहले थी वो वैसी लाइफ जीने की हकदार है। ठीक है, तो अगर आपने उससे शादी की तो आप उसको वैसी लाइफ दो अगर आप उतना कमा रहे हो तो इसलिए लेविश लाइफ के लिए भी कई बार मेंटेनेंस में पैसे मांगे जाते हैं। अभी एक रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी, एक लेडी हैं जो रोहिणी से वो जाती हैं अपने बेटे को छोड़ने के लिए शक्ति नगर। उनका बेटा उस स्कूल में, एक पब्लिक स्कूल में उन्होंने डाल रखा है और वो रहती हैं अपनी मम्मी के घर में। ठीक है, तो वो जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, उसको डिवोर्स नहीं दिया है, लेकिन वो कहता है कि मैं और कोई खर्चा नहीं दूंगा, सिर्फ बेटे की फ़ीस दूंगा। तो सिर्फ फ़ीस के चक्कर में वो अपने बेटे को मतलब रोहिणी से शक्ति नगर 1 घंटे का सफ़र वो बस में करवाती हैं। तो ये मतलब ये किस तरह का कानून है? ये सारी चीज़ें इसलिए चलती हैं कि सामने वाली पार्टी को बस परेशान करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। जैसे आपने बताया, ऐसे कॉन्सेप्ट में कई बार क्या होता है कि अपने बच्चे का जानबूझ के एडमिशन ऐसे स्कूल में कराया जिसकी फ़ीस ही लाखों में हो,
ताकि मैं उतने पैसे अपने हस्बैंड से ले सकूँ। ऐसे ही एक था मेरा एक फ्रेंड था, मैं उस टाइम 6th या 7th क्लास में रहा होऊंगा, तो उसके फादर उससे मिलने आया करते थे। तो वो उस टाइम जब उससे मिलने आते तो उसके लिए अलग अलग, जैसे कभी ज्योमेट्री बॉक्स ले आए, कभी टॉफ़ीज़ ले आए, कभी वॉच ले आए। तो हम लोग यूँ सोचते थे कि यार इसके फादर तो बहुत अच्छे हैं, ये इसके लिए इतनी सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो उस टाइम हम समझ नहीं पाते थे। वो उस टाइम वो विजिटेशन राइट था उनका, तो वो मिलने आते थे, उन लोगों का डाइवोर्स चल रहा था। बट हम ये सोचते थे कि जब इसके फादर इतनी सारी चीज़ें इसको दे रहे हैं, उसके बाद भी गुमसुम रहता है, परेशान रहता है। तो ये होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ सोचें तो वो कम से कम एक बच्चे की लाइफ तो बचा सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि खाली गोली धमाकों और हादसों से नहीं डरते हैं लोग, फेंके हुए बर्तनों की आवाज़ें भी बैठ जाती है कुछ बच्चों के जहन हाँ में। जी, बिल्कुल। और हम में से कई उन्हीं बच्चों में से एक है, क्योंकि हम लोगों ने खूबसूरती में विश्वास ही करना बंद कर दिया कि कुछ चीज़ ऐसी भी प्यारी हो सकती है। क्योंकि हम लोग अपने आसपास आजकल रिश्ते ही ऐसे देख रहे हैं कि वो अपनी एक जिद के चक्कर में पूरे परिवार को ख़त्म कर देते हैं। हाँ जी। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध, अपनी वेदनाएं, अपनी असुरक्षाएं अपने बच्चों पे नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि फिर वो होता है ना कि फूलों को माली से शिकायत रह जाएगी और माली को अफसोस रहेगा बस ज़िंदगी भर के लिए। तो कई लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनल लड़ाई के लिए अपने बच्चों को परेशान करते हैं उस चीज़ में। उनको ये समझ भी नहीं कि हमारे बच्चों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे आपने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया कि वो 1 घंटे ट्रैवल करवा हाँ रही जी, है। बिल्कुल। अगर 1 घंटा वो अपने आसपास किसी स्कूल में एडमिशन लेवा देती है बच्चे का, 1 घंटा उसे एक्स्ट्रा मिलता पढ़ने के लिए। बट लोग ये सारी चीज़ें नहीं देखते। उनका मोटिव ये रहता है कि मैं कैसे रिवेंज ले सकूँ, अपने पर्सनल ग्रजेस ख़त्म कर सकूँ। उनका भी यही है कि ये इसकी फीस जो है इसके मेरे हस्बैंड देते हैं और वो सिर्फ उसकी फीस का खर्चा उठाते हैं, तो मैं तो इसको इतनी दूर डालूंगी। जबकि नियर बाय आपके इतने सारे स्कूल्स हैं। आप सोचिए कि वो 3rd क्लास का बच्चा कितना कुछ झेलता होगा। हाँ जी। जब आपके पास कुछ इस तरह के केसेस आते हैं, तो क्या आप जो बच्चे होते हैं, आप बच्चों से पूछते हैं कि आप किसके साथ रहना है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो जनरली ये बोलेंगे कि मुझे मासूम होते हैं। दोनों के साथ रहना है, मुझे दोनों चाहिए, मम्मी और पापा दोनों चाहिए। मतलब जब ये हस्बैंड वाइफ डिवोर्स ले रहे होते हैं, तो आप लोग क्या काउंसलिंग वगैरह करवाते हैं उनकी कि थोड़ा काउंसलिंग कीजिए, देखिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं? एक तो क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होता है, बहुत ही ज़्यादा रॉ होता है। उसे चीज़ें समझ नहीं आती। उसके सामने आप जैसा प्रेटेंड करोगे वो आपको वैसे ही समझने लगेगा। जैसे बच्चे को समझाते हैं किसी से चॉकलेट मत लेना, क्योंकि जो चॉकलेट दे रहा है वो तो उसको अच्छा ही लगेगा कि हाँ भाई जी। चॉकलेट दे रहे हैं, अच्छा है मुझे। तो क्या होता है ना कि कोर्ट में आप ऐसे पता नहीं लगा सकते कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है, क्योंकि आपके से बच्चे से जो 1 घंटे के लिए मिल रहा है वो तो उसे अच्छा ही मिलेगा। जब आप 24 घंटे उनके साथ गुजारोगे तब आपको पता चलेगा कि किस चीज़ पे गुस्सा होते हैं, किस चीज़ पे मुझे डांटते हैं, किस चीज़ पे फालतू में मुझे फटकारते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनके साथ रह के ही पता चल पाती है। कई बार क्या होता है, बच्चा माँ के साथ रह रहा है तो वो पिता को ज़्यादा लाइक करता है, क्योंकि पिता 1 घंटे के लिए मिलते हैं, वो उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लाते हैं। तो वो कई बार कह देता है कि मैं पापा के साथ रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में होती है। बट कोर्ट में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है कौन ख़राब, क्योंकि वहाँ तो हर आदमी ही प्रिटेंड कर रहा है कि मैं अच्छा हूँ। अभी रिसेंटली मैं 30,000 कोर्ट में था, तो वहाँ फैमिली मैटर में फादर विजिटेशन राइट मांग रहे थे अपने, कि मैं अपने बच्चे से 3-4 महीने से नहीं मिला, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। तो मदर कह रही नहीं, ये मिलते हैं तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, फिर उसे मनाते रहते हैं कि मेरे पास आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तो मैं इसलिए नहीं मिलवाती। तो फादर ने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, बट मेरी एक शर्त यह है कि ये खाली बच्चों के और अपने मतलब अकेले आए, वाइफ और बच्चे ही आए, उनके अलावा उनके उस साइड से कोई ना आए, नानी की साइड से। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर कोर्ट में हंसी का माहौल बन गया। उन्होंने बोला कि डेट डिसाइड करो कब मिलोगे। तो जो वो हस्बैंड था उन्होंने कहा 14 फ़ेब। तो उनका डाइवोर्स चल रहा है और मिले वो वैलेंटाइन डे के लिए रही हैं। कोर्ट में फिर मजाक हुआ। फिर जो मदर थी उन्होंने कहा नहीं हम 13 को मिलेंगे। वो कह रहे नहीं मैं 13 को फ्री नहीं हूँ। जज ने कहा 15 को, कह रहे नहीं मैं 14 को ही मिलूँगा। तो ऐसी सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। फिर जो मदर थी, मदर ने कहा कि इनको बोलो कि कहीं किसी अच्छी जगह मिलेंगे। तो फादर ने कहा क्यों, हम तो मॉल में मिलेंगे या सिनेमा हॉल में मिलेंगे। वो कह नहीं मंदिर में मिलेंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें कोर्ट में आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि दोनों पार्टियाँ ही ठीक हैं। बट जब वहाँ से आप बाहर निकलते हो, उनकी जब कंप्लेंट पढ़ते हो, तो आपको उनके इंटेंशन समझ आते हैं। तो फेस से या फिर उनके जो एक्शन है उनसे आप पता नहीं लगा पाओगे कि बच्चे के लिए कौन सा ठीक है आदमी और बच्चे के लिए कौन ख़राब है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो ज़्यादातर डिवोर्स केसेस होते हैं, जो मैंने मतलब जितना आपने आसपास भी जज किया है, कई बार जो लड़की होती है ना, जब उसकी फैमिली जो उनकी मदर या उनकी जो फैमिली की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जब वो कॉल करके पूछती हैं बेटा खाना खाया, क्या किया आज पूरा दिन, क्या बनाया, अरे मेरी बच्ची तो सारा दिन काम में लगी हुई थी, तो शायद वो भी एक कारण हो सकता है कि आप हर रोज़ डेली अपनी बेटी को जो कॉल कर रहे हैं, आपने उसको उसके घर भेज दिया, उसको रहने दीजिए, वो खुश है। तो जब आप 2-2, 3-3 घंटे उससे पूछते रहेंगे कि क्या हुआ, तो शायद वो एक लड़की के मन में एक चीज़ आ जाती है कि मैं यहाँ सिर्फ काम करने ही आई हूँ। हाँ जी, ये चीज़ हो जाती है। बट मैं जैसे मैरिड नहीं हूँ तो मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं। बट जितने लोगों से मैं सुनता हूँ वो इसको गलत कहते ही हैं। बट मेरे हिसाब से मैं एक्सपीरियंस तो जब भी कर पाऊंगा तभी बता पाऊंगा अच्छा है या ख़राब है। बट जनरली ये चीज़ें होती हैं कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है मदर वाली साइड का, तो उससे घर ख़राब होते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने जितना सुना है उतनों से मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि आदमी को कई बार ये लगता है कि जो मदर है
वाइफ की, वो उसे ऐसे सिखाएगी कि तू ये काम क्यों करेगी, ये काम तो वो भी कर सकती है, ये काम तो वो भी कर सकती है। और आदमी ये चाहता है कि अगर वो घर पे आए तो उसे अच्छे से खाना मिले, उसे ऐसी तो नहीं मिले कि यार तेरी बहन ने ऐसा नहीं किया मैं खाना क्यों बनाऊँ। तो ये सारी चीज़ें जब वो घर में देखता है तो फिर वो अपने घर वालों को तो ब्लेम नहीं कर सकता, वो फिर अपोजिट पार्टी को ही ब्लेम करता है। तो इसलिए फिर वहाँ पे उनके बीच में अनबन होती है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें थोड़ा इफेक्ट तो करती ही होंगी। आज के टाइम में हम देखते हैं कि 2, 3, 4 साल की बच्चियों के साथ भी रेप हो जाता है, यहाँ तक कि 8 महीने के बच्चे के साथ भी रेप हो जाता है। इसके लिए किस तरह का कानून है? ऐसे लोगों को तो मौत की सज़ा देनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग छूट जाते हैं, क्यों? इनके लिए पॉक्सो एक स्पेशल एक्ट है, जो बच्चों के साथ अगर कुछ कोई बुरा करता है तो उसके लिए पॉक्सो लगती है, उसमें जल्दी बेल भी नहीं होती आदमियों को। बट जनरली नहीं छूटते लोग, क्योंकि अगर आपका केस ही फैब्रिकेटेड है, आपका केस ही फॉल्स है, उस केस में तो कन्विक्शन होगी ही नहीं, एक्विटल ही होगा। और जो एनसीआरबी के है उनकी रिपोर्ट के अनुसार भी, पॉक्सो का तो नहीं कहूँगा, रेप के 75% केस ऑलमोस्ट फेक होते हैं दिल्ली के अंदर। जो वुमेन कमीशन ऑफ दिल्ली है उसके अकॉर्डिंग भी 75% केस जो रजिस्टर होते हैं वो फॉल्स होते हैं, जिसमें बाद में कुछ बेसलेस एलिगेशन होते हैं या फिर कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे आप प्रूव कर पाओ कि आपके साथ रेप हुआ है। अभी आपने देखा था #MeToo कैंपेन चला था हाँ जी, 2018 में, बहुत बड़ी चला बड़ी था। हस्तियों के ऊपर एलिगेशन लगाए गए, नाना पाटेकर, और कई जस्टिस भी नहीं बचे इन चीज़ों से। तो उसमें ऐसा होता है, जो नाना पाटेकर के ऊपर एलिगेशन लगा 2019 में, उन्हें मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट दे दी कि नहीं, जो आपके ऊपर एलिगेशन लगे झूठे थे। तो कई लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए भी ऐसी चीज़ें कर देते कि सामने वाले के ऊपर रेप का केस लगा दिया, और उसके बाद रेप का केस लगते ही एफआईआर होते ही पहले सामने वाली पार्टी को अरेस्ट किया जाएगा और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। तो आपका जो वो था, जो आपके पर्सनल ग्रजेस थे उनका तो वहीं पे निपटारा हो गया, बट उसके बाद वो आदमी कितना सफ़र करेगा जेल के अंदर। और उसके बाद आपका, जब आपके ऊपर बात आएगी कि आपने झूठा केस रजिस्टर करवाया था, आपको बिल्कुल भी सज़ा नहीं होगी। कोई सज़ा नहीं है? कोई सज़ा नहीं। सज़ा हो सकती है बट कोर्ट ही कह देती है कि यार इतना ज़्यादा बढ़ गया ये मैटर, आप इसको आगे क्यों बढ़ाना चाह रहे हो, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। कोर्ट्स की भी ऐसी कई बार स्टेटमेंट्स होती हैं। मैं फिर से वही पूछना चाहूँगी, क्योंकि कुछ केस तो इतने लंबे चल जाते हैं, मतलब एक अगर 20 साल का व्यक्ति है, वो केस लड़ रहा है, 50-60 का हो जाता है, कई बार तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, मर जाते हैं। फिर क्या इस न्यायपालिका का क्या फ़ायदा? अब तो जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बन गए हैं, तो आजकल तो ऐसा नहीं होता, बट जो पुराने केसेस है, हाँ, कई में ऐसे एविडेंस ही नहीं है या फिर कुछ ही चीज़ की कमी है, वो डेट पे डेट। और कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे केसेस में जो पुलिस वाले हैं वही मर गए, जिन्होंने एफआईआर लॉन्च करी, तो उनको स्टेटमेंट के लिए बुला रहे हैं, पता चला उनकी डेथ हो गई, रिटायर हो गए। तो इन सारी चीज़ों के बदौलत भी ये केस बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, बट आजकल जनरली ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल केस 10 से 12 साल के अंदर ख़त्म हो जा रहे हैं। कोई ऐसे कानून हैं जो हमारे देश की आम जनता को नहीं पता है, वो आप हमें बता दीजिए। जैसे मैं कई बार वीडियोस बनाता हूँ आरटीआई एक्ट के ऊपर। आरटीआई एक बहुत ही बेसिक कानून है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है लोगों को, बट लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे मैंने अभी एक आरटीआई फाइल करी थी, उसमें मैंने ये पूछा था कि एमसीडी स्कूल्स हैं, एमसीडी स्कूल्स के अंदर एक स्पेसिफिक एमसीडी स्कूल के बारे में मुझे ये चीज़ पता चली। उसके अंदर मान लो आप 30,000 स्टूडेंट हैं, बट जनरली जो है स्कूल के अंदर पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं और सुबह सुबह ही चले जाते हैं अटेंडेंस लगवा कर। तो मान लो 18,000, 20,000, 22,000 स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, 8,000 स्टूडेंट्स नहीं आ रहे। बट जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो मिड डे मील प्रोवाइड कर रहा है उनको, वो डेली कागज़ों में 28,000, 27,000 लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहा है। जबकि आप ऑन ग्राउंड स्कूल में जाके देखो तो बच्चे ही 12,000 बैठे हुए हैं क्लासों के अंदर। तो जो बाकी खाना है वो कागज़ों में बन रहा है बस, और वो पैसे लोगों के जेबों में जा रहे हैं, प्रिंसिपल की जेब में जा रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनकी जेब में जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा धांधली हो रही है, और इसके बारे में आरटीआई कोई भी फाइल कर सकता है। अलग अलग चीज़ों के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में लोगों के मेरे पास क्वेरी जाती है, जिसका मुझे लगता है कि आरटीआई के द्वारा बहुत अच्छे से निपटारा हो सकता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं या फिर पुलिस वाले रोक लेते हैं, हम जो है उनसे बहस करने लग जाते हैं। तो क्या हमें उनसे बहस करनी चाहिए या उनसे ज़रा प्यार से उनको हैंडल करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, वो सोचते हैं इसने हमें रोका क्यों। उस स्थिति में क्या किया जाए? कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं खाली बैठा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार पुलिस वाले भी तो इंसान ही हैं, वो भी अपना घर छोड़ के काम करने आ रहे हैं, और वो किसी अपने पर्सनल चीज़ों की वजह से तो हमें नहीं रोक रहे, वो भी रूल फॉलो करवाना चाहते हैं, इसलिए हमें रोक लें। लेकिन जब कभी मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो मुझे समझ आता है कि नहीं यार, इनके बारे में अच्छा सोचना ही ख़राब है। अच्छा। तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट के बारे में ऐसा सोचा जाता है, क्योंकि हर पुलिस वाला ऐसा नहीं है, हर आदमी एक तरह नहीं हो सकता। कई इतने अच्छे होते हैं, मैंने देखा है कि अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई और पुलिस वाला वहाँ पे आ गया तो वो आपकी परेशानी को अपना समझ के उसको हैंडल करेगा। बट कई लोग ऐसे होते हैं, आप थाने में जाओ, आपको कुछ शिकायत करनी है क्या, वहाँ बैठो, साहब नहीं आए अभी, 2-3 घंटे आपको बिठा के रखेंगे, आपको कहेंगे तू कौन है, तू क्यों आया रजिस्टर करवाने, मतलब तू तड़ाक। और जनरली आप देखोगे पुलिस स्टेशन में अगर आप जाओ तो आपको बैठने के लिए ही नहीं पूछेंगे,
नॉर्मल एटिकेट्स होते हैं, अगर आप कहीं गए तो पानी पूछ लिया, बैठने के लिए पूछ लिया, हर सुविधा वहाँ अवेलेबल करवा रखी है सरकार ने। बट जनरली आप किसी भी थाने में चले जाओ और आप नॉर्मल एक मीडियम घर के परिवार के वहाँ पे लगो, तो आपको वो पूछेंगे ही नहीं कि आपको बैठना भी है या फिर पानी भी पीना है। वो आपको खड़ा रखेंगे, आप जाके यूँ कि तू यहाँ क्यों खड़ा है, मतलब तू तड़ाक बिल्कुल ऐसे व्यवहार करना कि आपको लगेगा कि आप ही मुजरिम हो। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, बट कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आदमी को अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते, फिर वो लोग, आप भी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे तो वो उनकी वजह से और लोगों के बारे में भी ऐसा परसेप्शन बन जाता है। बट एट द एंड पुलिस वाले अपना घर छोड़ के आ रहे हैं कुछ काम करने के लिए, तो ख़राब तो होंगे ही नहीं, बात ये है। कई बार ऐसा होता है कि जो घर होते हैं, मैं आपसे ये सारी चीज़ें इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो आम लोग हैं उनको थोड़ा पता चले कि कानून क्या है और वो कानून के जो नियम हैं उनको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं। अगर कोई बिना मर्जी के हमारा वीडियो बना रहा है तो क्या ये सही है? वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर हो। अगर आप पब्लिक प्लेस में और कोई स्पेसिफिकली आपकी बना रहा है तो आप अपोज कर सकते हो कि भाई मेरी वीडियो तुम क्यों बना रहे हो। बट इन जनरल टर्म्स अगर आप कहीं, जैसे कोई आजकल व्लॉगिंग का कितना ज़्यादा कल्चर चल रहा है, तो उसकी वीडियो में अगर आप आ गए तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई आप मेरी वीडियो मत बनाओ। आप स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि मेरी वीडियो नहीं बनाओ, क्योंकि जैसे आप अगर ताजमहल के बाहर आप फोटो खिंचवा रहे हो अपनी, कोई वहाँ व्लॉग बना रहा है तो आप उसके बीच में आ गई, तो आप उसको ऐसे नहीं मना कर सकते कि भाई मेरी वीडियो डिलीट करो। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उनसे। बट कोई स्पेसिफिकली आपकी बना रहा है तो आपकी भी राइट टू प्राइवेसी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, जो आर्टिकल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग किसी के ऊपर भी ह्यूमन राइट कमीशन में या फिर जो वहाँ की कंसर्न पुलिस अथॉरिटी है उनको शिकायत कर सकते हो कि इस आदमी ने मेरा राइट इन्फ्रिंज किया है ये वाला, तो उसके ऊपर आप एक्शन भी लेवा सकते हो। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम ड्राइव कर रहे हैं, हम कार ड्राइव कर रहे हैं, हमें पुलिस वाले ने रोका, या तो पुलिस वाला वीडियो बनाने लग जाता है या हम वीडियो बनाने लग जाते हैं, तो कोई एक्ट है जो ये कहता है कि आप ये कर सकते हैं या फिर आप ये नहीं कर सकते हैं? एक्ट नहीं है, ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फ्रीडम है आपके पास। आप सामने वाले को रिकॉर्ड कर सकते हो, बट आप उसको कहीं पोस्ट ना करो, आप उसको अपने तक ही रखो। अगर आप उसको पब्लिक पोस्ट कर रहे हो, उसको पब्लिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल रहे हो, तो आप सामने वाले के राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहे हो। पुलिस वाले भी, कई लोगों के अंदर ये मिथ है कि पुलिस वाले वीडियो नहीं बना सकते। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया तो उसके नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने भी तो पुलिस वाले की वीडियो डाली। मैंने पुलिस वाले की वीडियो पब्लिक डोमेन से उठा के डाली है। बट पुलिस वाले क्या करते हैं, जनरली जैसे आपकी वीडियो बना रहे हैं आजकल और सोशल मीडिया पर डालने के लिए कि आप बुलेट तेज चला रहे थे, आपकी गाड़ी ऐसी थी, और उसको फिर वहाँ डाल दिया। तो मेरी गाड़ी है, मैं हूँ उस वीडियो के अंदर, आपने वो वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों डाल दिया? तो वहाँ पे वो आपके राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। बट इन जनरल अगर आप, जैसे आपको डर लग रहा है कि पुलिस वाले कुछ गलत चीज़ आपकी गाड़ी में रख के आपको ऐसे सीजर ना दिखा दें कि भाई तुम ये लेके जा रहे थे, तो उस टाइम पर आप वीडियो बना सकते हो, बट आप उसको पोस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वीडियो बनाने का राइट आपके पास है। ऐसे में क्या होता है, सीक्रेसी एक्ट है कि आप बैंक के अंदर वीडियो नहीं बना सकते, पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। बट अभी कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं जिसके बाद आप पुलिस स्टेशन के अंदर भी और बैंक्स के अंदर भी एक सर्टेन एरिया के अंदर वीडियोग्राफी कर सकते हो। ऑनलाइन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। बच्चे हैं, गेम खेलते हैं, उनको कोई नंबर आता है, वो कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स के अकाउंट से बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो चले जाते हैं। इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? कि इसके लिए कोई कानून है? इसके लिए कानून है, बट जनरली स्पेसिफिक इस चीज़ के लिए कानून नहीं है। बट मैं देखता हूँ इसमें ज़्यादा फ़ायदा क्यों हो जाता है हैकरों का या फिर जो लोग फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि आदमी रिपोर्ट ही नहीं करता। हमारे बीच में ये मिथ है कि यार अब पैसे चले गए तो वापस नहीं आते। हाँ। हम लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। बट जनरली आप देखोगे कि अगर किसी ऐसे जिसने फ्रॉड किया है उसको पकड़ा, तो उसके पास से जितने भी पैसे, 1 करोड़ रुपए अगर उसके पास से मिले, तो जितने लोगों ने कंप्लेन की थी और वो कंप्लेंट वहाँ तक पहुँचती है तो उन लोगों को उतने पैसे वापस मिल जाते हैं। बट आपने रिपोर्ट ही नहीं किया तो वो चीज़ कहीं डॉक्यूमेंट में चढ़ी ही नहीं, तो आपके पैसे आपको कभी वापस मिलेंगे ही नहीं। मान लो आपके साथ क्या हुआ, कभी स्नैचिंग हो गई, ठीक है, तो जनरली हमारे बीच में परसेप्शन ये है कि जो फ़ोन चोरी हो गया वो मिलेगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता। इसमें भी सेम वही वाला होता है ऑनलाइन फ्रॉड टाइप का, कि अगर आपने रिपोर्ट कर दिया, 2 महीने बाद अगर वो चोर पकड़ा गया, उसके पास से 12 फ़ोन पकड़े गए और आपने अगर रिपोर्ट नहीं किया है तो वो फ़ोन आपको वापस नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने रिपोर्ट किया है वो IP एड्रेस से ट्रैक कर लेंगे कि ये फ़ोन किसका है, उसको कोर्ट के थ्रू वो फ़ोन वापस मिल जाएगा। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपको फ़ोन वापस नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है हम सड़क पर जा रहे होते हैं और कोई एकदम से झटके से हमारा फ़ोन जो है वो लेके चला जाता है या फिर हमारी चेन खींच के चला जाता है। ऐसा मेरे सामने भी बहुत बार हुआ है, मैंने 2-3 बार तो देखा है। तो हमें इस चीज़ की रिपोर्ट ज़रूर करनी चाहिए जाकर। हाँ, आपको बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि आजकल कई बार ऐसा भी है, जैसे आप कई ज्वेलरी वाले हैं, कल्याण या फिर और भी तनिष्क, अगर आप उन लोगों से कोई प्रोडक्ट लेते हो उनका, तो उसकी गारंटी भी होती है और उसके इंश्योरेंस भी होते हैं। तो इंश्योरेंस का क्लेम भी आपको तभी मिलेगा जब आप FIR लॉन्च करवा पाओ। तो आपको फ़ोन रिटर्न जब भी मिलेगा, या फिर कोई चीज़ आपकी जो चोरी हो गई वो रिटर्न में आपको तभी मिलेगी जब आपने रिपोर्ट कर रखा होगा। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, वो चीज़ पकड़ी जाएगी तो वो सड़ती रहेगी पुलिस स्टेशन के मालखाने में, वो आपके तक नहीं पहुँचेगी। आदित्य जी,
एक और मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी मैं रिसेंटली एक केस देख रही थी कि एक लड़की है, उसने एक शादी की लेकिन अभी डिवोर्स नहीं हुआ था, फिर उसने दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली। तो ऐसे में जो है वो मतलब जो पहले पति थे ना, उनको पता चला कि उसने दूसरी शादी की है, या मतलब किसी को भी पता नहीं लगने देते हैं। तो ये किस तरह से हो जाता है, ये कैसा फ्रॉड है? और आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे गैंग्स चल रहे हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। मान लो कोई लड़की है, वो उनके गैंग की मेंबर है, वो क्या करेगी, ज़्यादातर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको ही टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों को नौकरी जाने का खतरा ज़्यादा होगा, या फिर इन लोगों के पास इतने पैसे तो ज़रूर होंगे। तो उन लोगों को टारगेट करके पहले उनको अपने चाल में फंसाते हैं, फिर उनसे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो डाइवोर्स कोर्ट के थ्रू लेते हैं। अब डाइवोर्स लेने के बाद आप, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं अभी कि फिंगरप्रिंट लगाती है, पता चल जाए कि इनके खिलाफ कितने केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, या फिर इन्होंने पहले कितनी शादी कर रखी है, ये चीज़ तो पता चल ही हाँ नहीं जी। सकती। तो मान लो आपके किसी लड़की ने किसी पुलिस ऑफिशियल के साथ शादी कर ली, उसके बाद उसने कुछ बहाना वगैरह बना दिया और उसके बाद कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब कोर्ट से उसको मेंटेनेंस मिलेगी, एलिमनी मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद वो फिर दूसरे टारगेट की तलाश में निकलेंगे, फिर किसी दूसरे आदमी को पकड़ेंगे, सेम चीज़ें करेंगे। उनका खाली काम ही यही है कि लोगों को पकड़ना, उनसे शादी करनी और एलिमनी वसूलना। ऐसे बहुत सारे गैंग्स हैं जो आपके साथ, आप क्लब्स में चले जाओ, दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसा, पब्स में चले जाओ, आपको ऐसे ही लड़कियां मिल जाएंगी, वो आपसे 2-3 मिनट में ही कन्वेंस हो जाएंगी, और उसके बाद आप क्लब से बाहर निकलोगे, उससे बाहर जिप्सी आ जाएगी बाहर कि आपने इस लड़की के साथ रेप किया है, फिर आपने इस लड़की के साथ ऐसा किया है। और कई बार ऐसा होता है पुलिस वाले भी उन लोगों से मिले होते हैं, फिर आपसे पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं वो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल। कोई ऐसा केस जो आपके पास आया हो? मेरे पास एक केस आया था, पब में एक लड़का गया रात को 12 बजे, वो सुबह वहाँ से 6 बजे निकला। उस बीच में बाहर निकलते ही पीसीआर खड़ी थी कि आपने ये रेप किया है इस लड़की का। बट बाद में ये पता चला, सुबह 6 बजे वो दोनों साथ निकले, सीसीटीवी कैमरे में लड़की खुश दिखाई दे रही है, और पुलिस को रिपोर्ट ही उन्होंने 5:45 पे कर दिया। तो जब 6 बजे आप उसके साथ खुशी खुशी निकलिए, तो 5:45 पे आप रिपोर्ट कैसे कर सकते हो कि मेरा रेप हुआ है रो रो के? तो वहाँ से फिर वो केस थोड़ा ट्विस्ट आया उसके अंदर। बट ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल क्लब्स में या फिर नाइट आउट्स में, पार्टीज़ में, कि लोग ऐसे गैंग्स बनाकर निकलते हैं और ऐसे लड़कों को टारगेट करते हैं जिनके पास पैसा हो, या फिर जिनके पास डर हो घर का कि अगर मेरे घर पे ये चीज़ पहुँच गई तो मुझे ये होगा। और कई बार वो ऐसा करते हैं कि पुलिस वाले भी अपने बुला लेते हैं, मतलब किसी नकली लोगों को पुलिस के ड्रेस पहनाकर, और उनको फिर टॉर्चर करते हैं, उनको फिर डराते हैं और फिर उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि जिन लड़कों की गवर्नमेंट जॉब होती है ना, वो सब कुछ सह रहे होते हैं, मतलब उनकी वाइफ जो है उनको कितना हरासमेंट कर रही होती है, कितना तंग कर रही होती है उनको, उनके परिवार को, लेकिन वो इस वजह से चुप रहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो उनकी जो है सरकारी नौकरी चली जाएगी, जिसका डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं यहाँ सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि लेडीज सहती है, लड़के भी बहुत कुछ सहते हैं। तो क्या ये सहना उनके लिए सही है? कुछ तो होगा उनके लिए, कुछ तो कोई तो चीज़ होगी जिससे वो जाकर बोल सके कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और गलत हो रहा है। इसके लिए नेशनल मैन कमीशन की डिमांड कर रहे हैं लोग, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे पे मैं 2 पंक्तियां भी आपके सामने दोहराना चाहूँगा। ये सुनीता करोथवाल जी की है, मैं आपके सामने दोहराता हूँ। लड़के हमेशा खड़े रहे, खड़े रहना उनकी मजबूरी नहीं रही, बस उन्हें कहा गया हर बार, चलो तुम तो लड़के हो, खड़े हो जाओ। छोटी छोटी बातों पर वह खड़े रहे, कक्षा के बाहर। स्कूल विदाई पर जब ली गई ग्रुप फ़ोटो, लड़कियां हमेशा आगे बैठीं और लड़के बगल में हाथ दिए पीछे खड़े रहे। वे तस्वीरों में आज तक खड़े हैं, कॉलेज के बाहर खड़े होकर करते रहे किसी लड़की का इंतज़ार, या किसी घर के बाहर घंटों खड़े रहे एक झलक, एक हाँ के लिए। अपने आप को आधा छोड़ वे आज भी वहीं रह गए हैं। बहन बेटी की शादी में खड़े रहे मंडप के बाहर, बारात के स्वागत के लिए खड़े रहे रात भर हलवाई के पास, कभी भाजी में कोई कमी ना रहे। खड़े रहे खाने की स्टॉल के साथ, कोई स्वाद कहीं ख़त्म ना हो जाए। खड़े रहे विदाई तक दरवाजे के सहारे और टेंट के अंतिम पाइप के उखड़ जाने तक। बेटियां बहनें जब तक वापस लौटेंगी वे खड़े ही मिलेंगे। वे खड़े रहे पत्नी को सीट पर बैठाकर, बस या ट्रेन की खिड़की थामकर। वे खड़े रहे बहन के साथ घर के काम में कोई भारी सामान थामकर। वे खड़े रहे माँ के ऑपरेशन के समय ओटी के बाहर घंटों। वे खड़े रहे पिता की मौत पर अंतिम लकड़ी के जल जाने तक। वे खड़े रहे अस्थियां बहाते हुए गंगा के बर्फ़ से पानी में। लड़कों, रीढ़ तो तुम्हारी पीठ में भी है, क्या यह अकड़ती नहीं। और इस कविता की खूबसूरती यह है कि इसे लिखा है सुनीता करोथवाल जी ने, जो कि एक महिला हैं। तो उन्होंने कितने अच्छे से प्रदर्शित किया है एक लड़के की ज़िंदगी में होने वाली कठिनाइयों को। तो ये चीज़ मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि कम से कम एक लड़की होकर आप लड़कों की परेशानी समझ रही हो। आजकल क्या हो रहा है, आप गूगल पे सर्च करो कि माई वाइफ इज़ बीटिंग मी, तो वहाँ पे जोक्स आएंगे कि आप लड़के होकर पिट रहे हो। और वहीं आप सर्च करो माई हस्बैंड इज़ बीटिंग मी, तो उस पर आ जाएगा हेल्प इज़ वी आर विद यू, हेल्पलाइन नंबर आ जाएंगे। तो लड़कों के साथ अगर जो पीड़ा हो रही है उसको सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आप कहीं पे जाके बोलते हो कि यार मेरी वाइफ मुझे मार रही है या फिर मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, तो लोग हंसते हैं कि तू क्या मर्द जो पिट रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत सही बात आपने कही है कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। और शायद
हम ये चाहते हैं कि कोई ना कोई कानून ज़रूर बनना चाहिए, जैसा महिलाओं के लिए बने हैं कानून वैसे ही पुरुषों के लिए भी कानून होने चाहिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं इक्वल है, दोनों बराबर हैं, तो उनके लिए कानून और उनके लिए कानून क्यों नहीं है, ये मुझे लगता है ये सवाल सबको पूछना चाहिए। ये बताइए कि महिलाओं के लिए खासकर कोई सरकारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को नहीं पता हैं और उन्हें पता होनी चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली बहना योजना और लाडली योजना, जो स्कूलों में फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। तो लड़कियों के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका उन्हें बेनिफिट्स लेना चाहिए और आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास किसी साइबर कैफ़े वाले के पास भी चले जाओगे, अब वो भी आपको इन ऑफर्स के बारे में, जो ये स्कीम्स हैं, इनके बारे में बता देंगे। आदित्य जी, हम देखते हैं कि रोड पर गाय घूम रही होती हैं, कुत्ते घूम रहे होते हैं, इनका कोई सॉल्यूशन है? रोड पर आजकल क्या हो रहा है, गाय बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, कुत्ते बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जिनकी वजह से रोड पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बस इस वजह से, क्योंकि रोड पर वो लोग हैं, उनको लोग देख नहीं पाते, रात में विज़न क्लियर नहीं होता, गाड़ियाँ उनसे टकरा जाती हैं, जिससे गाड़ी चालक की जान-मान की तो हानि होती है, साथ में उन आवारा जो पशु हैं उनको भी नुकसान पहुँचता है। इसके ऊपर जो बेसिक स्टेप लिए जाने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर और इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठवाना चाहते हैं। बट जनरली जो मैं देखता हूँ, ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप दिल्ली में देखोगे इतने ज़्यादा गाय रोड पर घूम रही हैं। और इसके ऊपर आपने देखा होगा कि मेनका गांधी जी हैं, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि इस्कॉन सबसे ज़्यादा गाय बेच रही है बूचड़खानों को, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई। बट मैं उसको स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे केरला से, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और वो जो वाइट रेवोल्यूशन था उसके जनक थे, दुग्ध क्रांति के जनक थे वो। उनका एक प्रोजेक्ट था बिलियन लीटर आइडिया, जिसमें उन्होंने अपनी बायोग्राफी में ये कहा था कि जो नर कटरे होते हैं, नर बछड़े होते हैं, फिर जो गाय जो रेलिवेंट नहीं रह पाती दूध देने के लिए, उनको बूचड़खाना भेजना ही दुग्ध क्रांति को सफल बना सकता है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो दूध है, दूध का रंग सफ़ेद नहीं, दूध का रंग खूनी लाल है, क्योंकि दूध के वजह से ही गायों को काटा जा रहा है और इसीलिए जो इंडिया है हमारा, वो बीफ के एक्सपोर्ट में आसमान छू रहा है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, दिल्ली के अंदर जितनी भी डेयरियां चल रही हैं वो अवैध हैं। डीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में कोई भी डेयरी चला ही नहीं सकता, लेकिन वो क्या करते हैं, बार बार गायों को कंसिस्टेंट रखने के लिए, रेलेवेंट रखने के लिए बार बार उन्हें प्रेग्नेंट करते हैं उनके विल के खिलाफ भी, और बार बार उन्हें प्रेग्नेंट रखने के बाद दूध उनसे निकालते हैं। उसके बाद उसके बीच में जो भी कटरे, जो भी बछड़े आते हैं, उनको माँ से अलग कर दिया जाता है पैदा होने के बाद तुरंत, क्योंकि वो दूध नहीं दे सकते। वो लोग फिर रोड पर घूमते हैं और उनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। आदित्य जी, जो बच्चे लॉयर बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जो भी बच्चे लॉ करना चाहते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं उनको एक बता दूं कि आप अपने आप को मोनेटाइज नहीं कर पाओगे लॉ करने के बाद 2-3 साल तक। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आके ही तुरंत पैसे कमाने लगूंगा, या फिर आप कपिल सिब्बल या बड़े नामों को देख रहे हो कि वो लोग इतना चार्ज करते हैं, मैं भी इतना चार्ज करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप पैसे नहीं कमाओगे। आप पैसे तो कमाओगे, बट तुरंत ही आते ही वो ये मत रखो कि आप 2 लाख रुपये 4 लाख रुपये महीना कमाने लगोगे। इनिशियली स्टेज पर आप 10-15 हज़ार रुपये कमा सकते हो, बट अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इनिशियली स्टेज पर आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी आप उतना ही पैसा कमाओगे। शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 3-4 साल में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाओगे और उसके बाद ही आप पैसे कमा पाओगे। अच्छा, लॉ में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको कौन सा लॉयर बनना है, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। क्या वो ऐसा होता है कि स्पेसिफिकली पहले पढ़ाई ऐसी नहीं होती कि आपको ये करना है तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसा बनना है तो आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा। वो ऐसा होता है कि अगर आपको सिविल ज़्यादा अच्छा लगता है, वो चीज़ आप आगे जाके डिसाइड कर पाओगे 5-7 साल की अपनी प्रैक्टिस के बाद, कि मैं स्पेसिफिकली सिविल के केसेस देखूंगा क्योंकि मेरी पकड़ इसमें ज़्यादा अच्छी है, या फिर मैं स्पेसिफिकली क्रिमिनल के मैटर देखूंगा क्योंकि मेरी पकड़ इसमें अच्छी है। इनिशियल स्टेज पर तो आपके पास काम ही कम होगा, तो आपके पास जैसा काम आएगा आपको वो करना पड़ेगा। बाद में जब आपको लगेगा कि सिविल के केसेस में जनरली ज़्यादा अच्छे से कर लेता हूँ क्रिमिनल के मुकाबले, तो मैं सिविल ही करूँगा, तो आपका क्लाइंट बेस भी वैसा बंदा चले जाएगा, तो इसलिए आप सिविल के लॉयर कहलाने लगोगे। वहीं अगर आप क्रिमिनल के मैटर ज़्यादा अच्छे से कर लोगे तो आप क्रिमिनल के एडवोकेट कहलाने लगोगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज मेरे पास आती हैं ऐसी कि सर मुझे क्रिमिनल का बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई आपकी सेम ही होगी, डिग्री आपको सेम ही मिलेगी, वो आपके ऊपर है कि आप केसेस कैसे देख रहे हो। थैंक यू सो मच आदित्य जी कि आप विदस में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। थैंक यू मैम। अगर आप भी एडवोकेट आदित्य चौहान जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।